नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज के बहुत ही खास मेहमान हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर। इनसे हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर। इस मुलाकात से भारत को कितना फायदा होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं व्हाइट हाउस में। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होती है। इस दौरान ट्रंप और मोदी ने 2 बार मीडिया से भी बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ की और उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया, जिसे हम आम भाषा में मोल भाव करने वाला भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके आपस में बहुत ही अच्छे संबंध हैं, आपस में वो दोस्त हैं और मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये 2 लोगों की दोस्ती और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर अंदर के लोग हों, विपक्ष हो, जले भुने जा रहे हैं। तो सूद साहब से जानते हैं कि क्या है सारा मामला। सूद साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सूद साहब ये देखिए बताइए, दो जी दो दोस्त मिल रहे हैं, दुनिया जल रही है, लोग परेशान हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दो दोस्त की बात यह है कि दोनों की सिमिलरिटीज है, दोनों के आइडिया सेम है। ट्रंप कोई इंडिया के हितैषी नहीं है। ट्रंप अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देख रहे हैं, इंडिया अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देख रहा है। जब दोनों कंट्री के इंटरेस्ट मिलते हो तो दोस्ती हो जाती है। जो ट्रंप का विजन है, किस तरीके से देश पे वर्ल्ड को देखा जाए, जो उनका विजन है कैसे दुश्मनों को चैलेंज किया जाए, वही विजन पीएम मोदी का है। और दोनों के आइडियाज मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगर हमारा विजन अलग हो तो हम कैसे दोस्त होंगे? दोस्त इसलिए कि हम हमारी सोच सेम है, हम सेम तरीके से काम करना चाहते हैं। जैसे हम अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक दूसरे की प्रगति को देखना चाहते हैं, एक चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के अंदर पीस हो, स्टेबिलिटी हो, और जो हमारे दुश्मन है दोनों उसको मिलकर के जमीन पे ला दें। यही ट्रंप चाहते हैं और यही चाहते हैं मोदी, इसी दोनों की दोस्ती है। और पीएम मोदी की विजिट को बहुत इंपॉर्टेंट दी जा रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। और वैसे भी अगर बड़ी कंट्री में, स्पेशली यूएस के अंदर किसी की विजिट हो, उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बड़ी सिग्निफिकेंस दी जाती है, और पूरा वर्ल्ड उसको देखता है, पूरा वर्ल्ड उसको जांचता है कि क्या बात हो रही है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। और इसी तरीके से जो पीएम मोदी की विजिट है यूएस की, बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए, ट्रंप में पावर में आने से पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को बुलाया था, क्योंकि उनके दिमाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, वो था हमास और इजराइल के वार को खत्म करना। और वैसे भी उन्होंने कहा था हमास को कि तुम यहां से चले जाओ और सारा एरिया दे दो इजराइल को। फिर उन्होंने जॉर्डन के किंग को बुलाया, उनसे बात की, उनसे यही बात की कि किस तरीके से हमास को कंट्रोल किया जाए, और क्यों आप अपनी कंट्री के अंदर कुछ हमास के लोग ले लो ताकि इजराइल को पीस हो जाए। इसी बात करने के लिए जॉर्डन के कंट्री को, प्रेसिडेंट को बुलाया था या किंग को बुलाया था। और यही चाहते हैं कि जो यहाँ पे पीस आ जाए हमास के एरिया में, यानी कि इजराइल के आसपास। और वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को भेज दिया जाए आसपास के सीरिया के अंदर, ये भी इनका विजन है, इजिप्ट के अंदर भेज दिया जाए। तो ये इसलिए इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी नेतन्याहू से। फिर इनकी जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो थे जापान के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जापान बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और यूएस उसके सिक्योरिटी के इंटरेस्ट भी देखता है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाना एक पर्पस था कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, वो बात हो गई। उसके बाद पीएम मोदी आए, पीएम मोदी को बुलाया गया और पीएम मोदी मिलकर दोनों ने बात की, क्योंकि यूएस चाहता है कि जो आपस का ट्रेड का बैलेंस है उसको सेटल किया जाए। और दोनों के कुछ डिफरेंसेस भी चल रहे थे, डिफरेंसेस हमेशा ही होते हैं। जैसे उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि अगर आप ब्रिक्स के अंदर जाकर के डीडॉलराइजेशन करोगे तो हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया ने यूएस के मूड को और ट्रंप के मूड को पहले भाप लिया और डिसाइड कर दिया कि हम डीडॉलराइजेशन की बात ही नहीं करेंगे ब्रिक्स के अंदर, और उससे विड्रॉ कर लिया। दूसरी चीज थी कि ट्रंप चाहते थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, क्योंकि इंडिया और जो यूएस का ट्रेड का बैलेंस है उसके अंदर $40 बिलियन का डिफरेंस आता है, यानी कि हम चीजें ज्यादा भेजते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। इस पे बात हो रही थी और इस पे भी इंडिया को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम यूएस से ले सकते हैं। जैसे ट्रंप ने कहा कि आप हमारे यहाँ से ऑयल लो, ऑयल लेंगे उनसे, किसी और से तो यूएस से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंट्रीज ऑयल्स आते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी है। जब पहले टर्म में थे
डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उन्होंने इंडिया से कहा था कि ईरान से ऑयल मत लो, हम आपको ऑयल देंगे, तो इंडिया ने तब भी लिया था। और हम किसी तरीके से यूएस को ना खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है, यूएस को हमारी जरूरत है अपना एजेंडा पूरे करने के लिए, लेकिन हमको यूएस की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान को देख करके, और स्पेशली बांग्लादेश जो लेटेस्ट इंडिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। इसीलिए हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, और उनका भी एजेंडा सेम है कि चाइना को काउंटर करना, और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी नाम की है, उसको भी किनारे पे लेके आना या उसको भी टैकल करना। तो दोनों के आइडियाज मिलते हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया उनसे और ज्यादा आर्म्स ले, वो भी लेगा। बहुत सी डील हम कर भी रहे थे, बहुत सी डील की, जैसे हमने इनसे 2007 से हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया है यूएस के साथ डिफेंस का, तो $25 बिलियन का हम सामान इंपोर्ट कर चुके हैं। फिर हमने एक डील साइन की थी 31 MQ-9B ड्रोन्स की, $3.3 बिलियन की। 31 ड्रोन चाहिए और इंडिया को जरूरत है बड़े बड़े ड्रोन्स की, ताकि हमारे को अटैक करना हो कहीं पे तो ड्रोन के थ्रू अटैक करते हैं। और यूएस ने भी इस ड्रोन को यूज करके हजारों मील दूर बहुत से मिलिटेंट को एलिमिनेट किया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डील है। फिर उनसे हमें बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए, वो भी डील साइन हो चुकी है, और उसके अंदर जो सामान आना है उस डील को हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं। फिर हमको अपने फाइटर जेट्स, उनके लिए इंजन चाहिए, जो हमारे तेजास बन रहे हैं उसके उसके अंदर भी कुछ डिले हो रही है। और ट्रंप से यही बात हुई कि हमको जल्दी से जल्दी इंजन सप्लाई करो, ताकि हमारे फाइटर ज्यादा बन सके और हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें, स्पेशली हमारे दुश्मनों को डील करने के लिए चाइना और पाकिस्तान से। और इसी तरीके से बहुत सी और डील्स हैं जो हमने साइन की, जैसे हमें सबमरीन के कुछ इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। चाइना के पास 70 सबमरीन है और हमारे पास 18 सबमरीन है, बहुत ज्यादा बैलेंस है आपस के अंदर। तो एक पीए टाइप प्लेन है जो हमने 12 प्लेन लिए थे यूएस से, और हमारी नेवी टेस्ट भी कर रही थी कि हमें 8-6 प्लेन और चाहिए। पीए टाइप प्लेन एंटी सबमरीन प्लेन है जो 10 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और समुद्र के ऊपर पूरी वार रख सकते हैं। तो इंडिया इसलिए इंटरेस्टेड भी था, और इंडिया इस डील को फाइनलाइज कर देगा कि हमको तो जो सामान चाहिए वो तो लेंगे ही। और वैसे भी हमने इनसे अपाची हेलीकॉप्टर्स दिए थे। अपाची हेलीकॉप्टर भी जो बड़े बेस्ट प्लेन माने जाते हैं, हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, और इनके जरूरत है, हम और भी उनसे खरीदना चाहते हैं। तो बहुत सी डील है जो हम कर चुके हैं, बहुत सी डीलें हम आगे करेंगे। और ये हमको ये भी प्रेस कर रहा है कि जो हमको MRF प्रोग्राम के अंदर 114 फाइटर जेट चाहिए, वो लीजिएगा। पहले यूएस ने हमको ऑफर किया था F-15EX और F-21 फाइटर जेट्स, लेकिन वो 4th जनरेशन की फाइटर जेट है, तो इंडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब यूएस ने हमको ऑफर किया है कि वो हमको F-35 के जेट्स देगा। और इस टाइम पे जो इंडिया के अंदर बेंगलुरु के अंदर एक शो चल रहा है, एयर शो चल रहा है 10 से 14 फरवरी तक का, वहां पे इनका F-35 खड़ा है, और दूसरी तरफ रशिया का Su-57 भी खड़ा है। तो दोनों के अंदर कंपैरिजन, दोनों जो फाइटर जेट्स हैं ये 5th जनरेशन के हैं। और इंडिया को इस टाइम पे खतरा इसलिए है कि चाइना के पास 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, और हमारे पास 550 के आसपास फाइटर जेट्स, हमारे पास कमी भी है। और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे 400-450 के आसपास के फाइटर जेट हैं, और पाकिस्तान चाइना से और ज्यादा F-35J फाइटर जेट्स खरीद रहा है, जो 5th जनरेशन के हैं या 6th जनरेशन के हैं। तो इंडिया को चिंता भी है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो यूएस डील करना चाहता है यूएस से भी और इवन रशिया से, कौन हमको बेस्ट इक्विपमेंट देगा। और जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर है, मोदी अपने डिफेंस के इंटरेस्ट को देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि यूएस के प्रेशर के ऊपर आकर के या रशिया के प्रेशर के ऊपर आकर के हल्के प्लेन ले लें या कुछ और डील कर लें। तो डील तो हमको यूएस के साथ करनी है, हमको इक्विपमेंट भी चाहिए, हमें रशिया से भी चाहिए। रशिया से हमको इक्विपमेंट नहीं मिल रही क्योंकि वहां पे बहुत चल रहा है रशिया यूक्रेन का। हम बहुत से इक्विपमेंट फ्रांस से भी परचेज करते हैं, जैसे पीएम मोदी फ्रांस में गए थे तो वहां पे कई डील साइन की गई। एक डील साइन की गई थी 26 रफाल M, यानी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए 26 प्लेन्स की डील साइन की गई है। और दूसरी डील हम साइन की 3 सबमरीन देने की फ्रांस से, और ये टोटल जो वर्थ है वो है $10.6 बिलियन की। और इंडिया इसके बाद यूएस से भी सामान लेगा, फिर इसके बाद पुतिन आएंगे तो उससे भी बहुत सी चीजें हम लेंगे, क्योंकि हमको अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान को देख करके। और स्पेशली इंडिया को ख्याल ये आया कि इस टाइम पे एक तो वार चल रहा था रशिया यूक्रेन का, वहां पे बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी, दूसरी तरफ हमास और इजराइल का वार था। तो हमारे को तो सामान चाहिए अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर पाकिस्तान से हमारा वार होता है तब भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज पहले पाकिस्तान और चाइना से प्रॉब्लम थी, आज बांग्लादेश भी साथ खड़ा हो गया। तो इसलिए सर इंडिया लेकिन यूएस एक बात ये है सूद सर, मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ बीच में। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रही है, एंड मैं
आपको थोड़ा-सा दिखाती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स शेयर किए हैं। वो दर्शक देखेंगे तो पता चलेगा कि पड़ोसियों के पेट में दर्द क्यों हो रही है और अपने ही देश के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रही है। देखते हैं। नमो बुद्धाय। It is an honor to join you all for this edition of Samvad in Thailand. Many distinguished institutions and individuals from India, Japan, and Thailand are working to make this event possible. इसके बाद उन्होंने बहुत खूबसूरत सी फ़ोटोग्राफ भी शेयर की। ये देखिए, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। अब ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये लोगों के पेट में बहुत दर्द पैदा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दर्द तो होना बनता है। जी, देखिए, जो हमारे दोस्त हैं, वो तो खुश जी, होंगे कि इंडिया जी, जी, प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे साथ खड़ा रहेगा। जैसे इज़राइल की बात कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारे जी, दोस्त हैं, उनको प्रॉब्लम तो होगी। राहुल गांधी जी, को जी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। राहुल गांधी चाहते नहीं कि देश प्रोग्रेस करे। जी, जी। और पाकिस्तान को तो नेचुरली चिंता है। देखो, पाकिस्तान हमेशा वरीड रहा है। और पाकिस्तान जब पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उस टाइम पे पाकिस्तान को $2 बिलियन दिए जाते थे हर एक साल। वो बंद कर दिए। फिर पाकिस्तान को जी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और पाकिस्तान आज तक समझ नहीं पाया कि उसको इंडिया से कैसे डील करना है। 75 साल हो गए पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को डिप्लोमेसी नहीं आई। पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को यूज करता है एज टेररिस्ट एजेंसी। इंडिया के अंदर टेरर फैलाना। अभी 5 फरवरी को पाकिस्तान ने हमास के लोगों को बुलाया पीओके के अंदर और वहां पे बड़ी रैली की और इंडिया को धमकी दे दी कि हम कश्मीर ले लेंगे। तो पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बना हुआ है और तो सोचता है कि हमास के लोग यहाँ आ गए तो पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। पहले जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आई थी, तब भी पाकिस्तान ने यही काम किया था, लेकिन तालिबान ने तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तालिबान तो इंडिया को सपोर्ट करता है। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और जब तक टेररिज्म चलता रहेगा, इंडिया बदला लेता रहेगा। मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है और पाकिस्तान को भी लगता है कि अब ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप ने कह दिया है कि आप टैकल करो पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने तरीके से, तो इंडिया वो काम करेगा जो करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को सबक सिखा देगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टूट जाए। दूसरी तरफ बीएलए जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। साथ में ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है टीटीपी के द्वारा। और अफगानिस्तान या तालिबान इस टाइम पे इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है और बहुत जल्दी हम एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले एक दूसरे के साथ। और मतलब आप कहिए कि चाणक्य नीति कि हमारे दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त है, वही पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट कर रहा है पाकिस्तान को देख करके। और पाकिस्तान को पता है कि अगर ट्रंप इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता टूटने से या पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने से। पाकिस्तान किसी भी तरीके से ऐसी कंट्री है जो अपने आप को सर्वाइव कर सके और पाकिस्तान को वर्ल्ड के मैप से हटाने का टाइम भी आ चुका है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डर है कि ट्रंप आ गया, अब पाकिस्तान का सत्यानाश होना लिखा हुआ है, एक लिखी है उसकी या उसकी एक किस्मत आ चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान को चिंता है। वैसे भी बांग्लादेश के अंदर जब जो मोहम्मद यूनुस आए थे तो ये तो डीप स्टेट के मेंबर थे और डीप जी, स्टेट जी। को ट्रंप वैसे भी टारगेट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। थोड़े से लोग बचे हैं, थोड़े से कोई क्वेश्चन उठा लेते होंगे और इस ट्रंप ने कह दिया पीएम मोदी को कि बांग्लादेश को आप टैकल करो। इसी के वेट कर रहे थे कि एक हमें गो हेड मिल जाए, हम बांग्लादेश को सबक सिखा देंगे। बांग्लादेश हमको बार बार वार्निंग दे रहा है कि तुम्हारे उड़ीसा को ले लेंगे, वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, फिर तुम्हारी कंट्री के अंदर टेररिज्म फैला देंगे। और वहां पे हिंदू मंदिरों पे जैसे अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, तो इसका सबक तो सिखाया जाएगा पाकिस्तान को। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इलेक्शन से पहले कि मैं हिंदुओं का हितैषी हूं, हिंदुओं को प्यार करता हूं, इंडिया को प्यार करता हूं। और अगर मैं व्हाइट हाउस में आ गया तो सोचिए कि इंडियन व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, तो टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ तुलसी कबाड़ से भी पीएम मोदी की मीटिंग हुई है। तुलसी कबाड़ एक सनातनी है जो जिसका कोई इंडिया से कनेक्शन नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली सनातन धर्म को अडॉप्ट कर चुकी थी और वो उनकी आज चीफ है। जितने भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी चीफ है तुलसी कबाड़। और फिर जो एक इनका एफबीआई का जो चीफ है वो भी एक इंडियन है। तो इसलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को चिंता तो है ही, साथ में जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठे हैं यूएस के अंदर, उनको भी चिंता है कि अब उनका नंबर आ चुका है। तो ये सारी बातें इंडिया की डर की है। हाँ सर,
वहां पर किसी पत्रकार ने, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हुए थे। किसी पत्रकार ने अदानी के बारे में पूछा। अब मोदी जी का जो आपका स्टाइल है, आपको पता ही है, उन्होंने उसका बड़ा करारा जवाब दिया। लेकिन देखिए, जो हमारे ही देश में जो अंदर से दरवाजा खोलने वाले लोग हैं, राहुल सरीखे, वो क्या ट्वीट करते हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये कह रहे हैं कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। तो सवाल ये है सर, हाँ जी जी। इनका प्रॉब्लम क्या है? मतलब इन्हें इन्हें क्या इन्हें दूसरे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो नहीं दिखाई देते, जहां पर ये जाकर के देखिए दावते उड़ाते हैं? देखिए राहुल गांधी को प्रॉब्लम कुछ और है। राहुल गांधी को प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी इस टाइम पे चाइना के एजेंट बने हुए हैं। दो चीजें पूछना चाहूंगी आपसे। एक तो ये जी सवाल वहां पर कैसे उठाया गया, इसके पीछे क्या देखिए डीप स्टेट है? क्योंकि इस देखिए सवाल का डीप वहां कोई मतलब नहीं था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम दो देशों की मुलाकात हो रही है, उसमें इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए बेसिकली क्या है, डीप स्टेट तो अभी तक है, कोई डीप स्टेट मरी तो नहीं। जॉर्ज सोरोस ही वहीं बैठे हुए, उनका बेटा कुछ दिन पहले बांग्लादेश विजिट करके आया था। देखिए इस टाइम पे जो अडानी पे टारगेट तो किया था एंडरसन ने, लेकिन जैसे ट्रंप आए तो उसने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। इससे पहले आपके कर्नाटक के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को टारगेट कर रहे थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया ट्रंप के आने के बाद। फिर ट्रंप टारगेट करना चाह रहे चाइना को, जैसे पनामा कनाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस था, तो पनामा उन्होंने कहा जी पनामा हम ले लेंगे। तो पनामा कनाल वालों ने जो चाइना का इन्फ्लुएंस था उसकी सारी कंपनियों को वहां से बर्खास्त कर दिया और उनका बीआरआई प्रोजेक्ट को धक्का लगा दिया। देखिए अडानी से प्रॉब्लम क्या है, अडानी से इसलिए प्रॉब्लम है कि अडानी एक अकेला ऐसा इंडस्ट्रिस्ट है। वैसे टाटा भी हमारे लिए बड़े काम करता था, जब टाटा की डेथ हो गई उनकी कंपनी भी काम करती थी, यानी कि इंडिया के लिए बिजनेस जनरेट करते थे, इंडिया के रिलेशन इंप्रूव करते हैं। जैसे हम कहीं से इक्विपमेंट खरीदते हैं, फ्रांस से जब ने मिराज खरीदी थी 1980s में, तब से फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो गए। जो हमारे डिफेंस या बिजनेस के रिलेशन होते हैं उससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं। तो यही काम हमारा रशिया के साथ है, यही है यूएस के साथ, और यही काम हमारा होता है आपके फ्रांस के साथ। लेकिन अडानी क्या करते हैं, अडानी के पास कुछ कैपेबिलिटीज है पोर्ट्स को मैनेज करने की, उनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट है, तो इंडिया के पोर्ट्स बहुत से अडानी मैनेज करते हैं। क्योंकि आज हम किसी प्राइवेट को तो देते नहीं है, एक किसी एजेंसी को दे दिया, तो अडानी ने वहां पे पोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है। मतलब इनका कंट्रोल का मतलब कि वहां पे सामान के हैंडलिंग वगैरह का काम करते हैं, बाकी तो वहां पे दूसरे लोग बैठे हैं जो उसकी सिक्योरिटी को देखते हैं। लेकिन इसके बाद अडानी क्या करते हैं, जैसे चाइना श्रीलंका के अंदर घुस गया था, तो अडानी ने कई प्रोजेक्ट वहां पे ले लिए। जैसे श्रीलंका के अंदर चाइना ने उनका हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, तो अडानी की मदद से साथ हमारे साथ रशिया मिला, हमने उनका एक एयरपोर्ट ले लिया, बटाला एयरपोर्ट, जो हम्बनटोटा पोर्ट के सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। क्योंकि उस पोर्ट पे एयरक्राफ्ट बहुत कम आते थे, वो पोर्ट को मैनेज करेगा अडानी ग्रुप, साथ में इंडिया और रशिया उसको सपोर्ट करेंगे। रशियन टूरिस्ट अब सीधे जाते हैं श्रीलंका के अंदर और लैंड करते हैं बटाला एयरपोर्ट पे, तो वहां पे उनका एयरपोर्ट चलना शुरू हो गया। और एयरपोर्ट के ऊपर इंडिया के इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं बटाला एयरपोर्ट पे, जो चाइनीज सवारीज के ऊपर वाच रखते हैं, जो वहां पे आती है हम्बनटोटा पोर्ट पे। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो बहुत से प्रोजेक्ट ले लिए रशिया ने और बहुत से प्रोजेक्ट ले लिए अडानी ने, उसको, ताकि चाइना को हम काउंटर कर सके वहां पे। और क्यों प्रॉब्लम है राहुल का, राहुल गांधी को इसलिए प्रॉब्लम है, जब हमारा स्टैंड अप चला था चाइना के साथ, तो ये चल विजिट करते थे चाइनीज एम्बेसी के अंदर। जब हमारा स्टैंड अप हुआ था 2017 में भी चाइना के साथ डोकलाम में, तब भी चाइनीज एम्बेसडर से मिलने चले गए, किसी चुपके चले गए, किसी को बताया नहीं। जबकि इनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर आप चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो तो बताओ तो सही अपनी एजेंसीज को, ये हमारी गवर्नमेंट को, क्या आपने क्या बात हुई, ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। लेकिन चुपचाप चले गए और इससे पक्का क्लियर हो गया कि राहुल गांधी के चाइनीज कनेक्शन है। 2008 में राहुल गांधी की चाइना गए थे, साथ में सोनिया गांधी थी, साथ में इनके कुछ और एक शर्मा करके इनके पार्टी के लीडर वो भी गए थे, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ। एग्रीमेंट क्या साइन किया आज तक बताया नहीं। एग्रीमेंट साइन किया कि पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट, लेकिन चाइना के अंदर उनकी पार्टी और उनकी गवर्नमेंट सेम है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके आ गए। और उस टाइम पे जी भी खड़े थे, उनके जो प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट है वो चाइना के, और साथ में राहुल गांधी ने एग्रीमेंट साइन किए। उसके बाद इनकी जो फाउंडेशन है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, वहां पे चाइना ने कई करोड़ रुपए दे दिए। तो दिक्कत इनको यह है कि अडानी इंडिया को सपोर्ट करता है। अब एक और बात है,
कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ नहीं बोले इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन मोदी के पास था, रिपोर्टर पूछ सकता है। तो क्या है, अडानी की बात तो कर ली, लेकिन अडानी का क्या रोल है? एक इंडिया से ट्रेड चलेगी, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये ट्रेड का रूट बन रहा है जो ट्रंप ने स्टार्ट किया था जब पहले टाइम में आए थे। उसके अंदर क्या है, इंडिया से सामान जाएगा यूएई के एयरपोर्ट पे, यूएई के पोर्ट के ऊपर, और जो पोर्ट जिस पे जाएगा उसको अडानी ने डेवलप करना शुरू किया था, और उसके बाद जाएगा सऊदी के अंदर, सऊदी से यूएई से सऊदी के अंदर जाएगा बाई रेल, और वहां से जाएगा इजराइल के हाइफा पोर्ट पे। और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उस पे पहले चाइना का कंट्रोल था, और ट्रंप उस टाइम जब पहले टेन्योर में बहुत नाराज हुए चाइना से कि आपने हाइफा पोर्ट जो आपका मेडिटेरियन सी के अंदर है वो कैसे आपने चाइना को दे दिया। तो उसके बाद अडानी ने एयरपोर्ट को लिया अपने कंट्रोल में डबल पैसा दे करके, और अब अडानी के कंट्रोल में। उसके बाद पीएम मोदी विजिट किए थे ग्रीस के अंदर, वहां पे 2 पोर्ट्स, उसका काम ग्रीस ने अडानी को दे दिया। तो जो हमारा सामान जाएगा, यानी कि जो हमारा इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल से जाएगा ग्रीस के अंदर, और वहां से जाएगा फ्रांस और इटली में। और फ्रांस के अंदर जिस जगह पे जाएगा वहां पे इंडिया ने भी अपना कॉन्सुलेट खोल दिया है। और ये जो रास्ता है, नॉर्मल रास्ता जो हम सुएज कनाल से हम सामान भेजते हैं यूरोप के अंदर, उससे 40% कम टाइम लगेगा, और साथ में ये 30% कॉस्ट कम होगी। तो इससे हमारी ट्रेड ज्यादा होगी और हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे जो सुएज कनाल को यूज करता है। तो इसलिए इनको चिंता है, इसलिए परेशान है कि इंडिया क्यों अडानी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अडानी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा या मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अडानी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। इसलिए राहुल गांधी को प्रॉब्लम है। लेकिन राहुल गांधी कभी नेशनल हेराल्ड की बात नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नेशनल हेराल्ड के अंदर क्या धंधा चल रहा है इनका, वहां पे क्या काम कर रहे हैं, करप्शन वहां पे बहुत है, करोड़ों रुपए की करप्शन की हुई है। राहुल गांधी ये बात नहीं करेंगे। सर ये मतलब कब तक देश विदेश में अपने ही जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनके प्रति अपनी जो घृणा है उसका प्रदर्शन करते रहेंगे? मतलब अब तो इनका हिंडनबर्ग भी बंद हो गया है, डीप स्टेट की भी कमर टूट गई है, तो इनके दर्द की वजह क्या है? इनके दर्द की वजह है कि इनको पावर नहीं मिल रही, ये पावर से दूर चले गए। और दूसरा प्रॉब्लम इनको है कि इनके कनेक्शन है डीप स्टेट से, और डीप स्टेट वो चीज है जो ये नहीं चाहते इंडिया प्रोग्रेस करे, और राहुल गांधी भी नहीं चाहते इंडिया प्रोग्रेस करे। आप देखिए 75 साल तक क्या करते रहे, मुसलमानों को प्रमोट करना, यहाँ पे वक्फ बोर्ड बना देना कि सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दो। जब सोनिया गांधी थी या मनमोहन सिंह थे तो 2 बार इनका काम हुआ, 2006 और 2012 में आर्मी चीफ को बुलाया कि आप सियाचिन सिक्किम पाकिस्तान को दे दो। वो तो हमारे आर्मी की चीफ अटक गए उस टाइम पे कि हमने इतने लोगों की जान गई है, सियाचिन को कैसे पाकिस्तान को दे दो। क्योंकि अगर सियाचिन को पाकिस्तान को देते तो आपने कारगिल वार देखा होगा, कारगिल चाइना ने क्यों कब्जा किया, ताकि चाइना की तरफ हमारी सप्लाई ना जा सके या सियाचिन की तरफ हमारी सप्लाई ना जा सके। अगर हम सियाचिन पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान चाइना का पूरा कनेक्शन हो जाएगा, साथ में हम लेह लद्दाख को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पानी नुब्रा रिवर जो सियाचिन से निकलती है उसका पानी जाता है लद्दाख के अंदर। तो ये तो हिंदुस्तान को बेचने के चक्कर में थे सोनिया गांधी, और ये फिर कहते हैं कि मोदी ने गांव दे दिया। अरे तुमने तो 38,000 स्क्वायर की जमीन दे दी चाइना को 1962 में, और उसकी तुम बात भी नहीं करते। फिर जिस जमीन की बात करते हैं, गांव की बात करते थे, वो तो चाइना ने 1960 में ले ली थी, और उसका सारा का सारा खेपड़ा फोड़ते हैं मोदी के सिर के ऊपर। तो राहुल गांधी को इसलिए प्रॉब्लम है कि देश क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, और ये तो एजेंट है जॉर्ज सोरोस के। लेकिन सर एक और अच्छी बात हुई है, हालांकि इस पे बातचीत पहले ही चल रही थी, ट्रंप ने इस पे भी मोहर लगाई है कि जो 2008 में मुंबई हमले के आतंकी हैं तहव्वुर राना, उनको भी भारत भेजने की बात जो है कही उन्होंने। जी देखिए, तहव्वुर राना के ऊपर काफी देर से केस चल रहा था, वो कई बार किसी कोर्ट में अप्रोच कर जाते थे। जिस दिन ट्रंप ने इलेक्शन जीता या जिस दिन पावर ली, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि तहव्वुर राना को इंडिया के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाए, और इसके ऊपर इस पे इन्होंने स्टैंप लगा दी है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी, और इंडिया तैयारी भी कर रहा है, अपनी टीम भेजने की तैयारी कर रहा है यूएस के अंदर तहव्वुर राना को लाने के लिए। तहव्वुर राना एक मेन एक्यूज है 26/11 के मुंबई टेरर अटैक का, और उसका इंडिया के अंदर आना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के लिए। उससे इंडिया को 2 फायदे होंगे, एक आईएसआई का क्या प्लान था और आईएसआई की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, ये बात क्लियर हो जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि इंडियन एजेंसीज तो अपने हिसाब से बात करेंगी, और आईएसआई को हम एक्सपोज करेंगे तो उससे पाकिस्तान का टायर लिंक दोबारा से एक्सपोज होगा उसके एक्सपोज होने से पाकिस्तान दोबारा से एफएटीएफ की ग्रेड में आ जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा।
और दूसरा फायदा ये होगा कि उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर इनका लिंक था, कुछ बॉलीवुड के लोग थे जिनका लिंक था डेविड कॉलमैन हेडली के साथ, जो इसका बड़ा खास दोस्त था तोमो राणा का, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे जो अभी तक बचे हुए थे, क्योंकि उनके खिलाफ विटनेस नहीं थी कोई। और ये फायदा होगा तोमो राणा के इंडिया के अंदर वापस आने का। और इसके तीसरा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको भी डर लगेगा कि कई बार या तो इंडिया इनको मार रहा था जैसे पीछे की बात चल रही थी, नहीं तो बाकियों को इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है स्पेशली। और दूसरी बात है, एक और बात है कि जो वहां पे खालिस्तानी बैठे हैं, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जल्दी नकेल कसने वाली है, क्योंकि इंडिया ने 12 लोगों की इनको लिस्ट दी है यूएस को कि इन लोगों को डिपोर्ट कर दो, और उसके ऊपर बातचीत चल रही है, जो इनके साथ टीम गई है। फिर साथ में पन्नू जैसे लोग, वो इस टाइम पे बड़े खौफ के अंदर है कि हमारा तो नंबर आया, हम तो बचेंगे नहीं। पहले तन्नू की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली इन्होंने, पन्नू की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, उससे खालिस्तानी काफी घबराए थे। फिर जो आपके 104 लोग आए हैं जिनको एक चेन कहते हैं कि स्पेशली एक एयरक्राफ्ट भेजा गया, उसमें से कई लोग खालिस्तानी थे जिनके खिलाफ इंडिया के अंदर केस चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे टेररिज्म के। तो इससे इनको खतरा तो पड़ा सबको। तो एक यूएस ट्रंप के आने से फर्क ये पड़ेगा कि जो टेररिज्म चल रहा है इंडिया के खिलाफ वो बंद होगा। और इसीलिए राहुल गांधी परेशान है कि इंडिया के अंदर कैसे पीस आ रही है, इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि इनके टाइम में जब मनमोहन सिंह थे वो तो इज्जत थी उनकी, लेकिन कोई पूछता नहीं था उनको। लेकिन जैसे पीएम मोदी की पूछ है, जैसे पीएम मोदी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उससे घबराहट इनको यह है कि मोदी की तो पावर बढ़ रही है। पहले था कि मोदी के पास पावर कम आई है तो मोदी शायद हार जाएंगे इलेक्शन, लेकिन बार बार जब मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं इंडिया के अंदर और कांग्रेस का 0 चल रहा है, ये कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर कांग्रेस 6 बार 0 सीट ले चुकी है, 3 बार पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर और 3 बार असेंबली के इलेक्शन के अंदर। तो राहुल गांधी का तो वैसे नर्वस सिस्टम खराब हो रखा है, लेकिन शोर इतने मचाना है कि उनको पैसे मिलते हैं क्वेश्चन पूछने के भी और शोर मचाने के। सही कह रहे हैं सर, लेकिन जिस भी आई शुड से बेशरम पत्रकार ने ये सवाल पूछा है, अब हो सकता है कि ट्रम्प बाद में उसको डंडा कर दें, क्योंकि उनको तो सोरोस का जो माल है वो पसंद नहीं है। और साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।